तो ये कहानी एक ऐसे मजबूर बाप की थी जिसका सपना वो खुद तो पूरा ना कर सका पर उसके बच्चों ने कर दिखाया। तो ये मूवी बेस्ड है फोगाट फैमिली पर जो कि हरियाणा से थे, जहाँ की स्थिति लड़कियों को लेकर हमेशा से बुरी देखने को मिली है। और मूवी में अच्छे से दिखाया गया है कि ये बाप जो सब कुछ बदलना चाहता था, ये मानसिकता लाना चाहता था कि लड़की किसी लड़कों से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में भी इन्हें कई बार क्रिटिसाइज किया गया था, पर ये रुके नहीं बल्कि भारत को कई सारे मेडल दिलवाए। तो इस मूवी को रिलीज किया गया था 2016 में और IMDb पर इसे 8.3 की रेटिंग मिली है। तो कहानी काफी मोटिवेशन से भरी हुई है और काफी बेहतरीन स्टोरी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मूवी की शुरुआत में हम 1988 के महावीर सिंह फोगाट को देखते हैं, जो अब अपनी लाइफ में रेसलिंग छोड़ विद्युत विभाग में काम करते थे। पर अभी भी उनके अंदर वो कुश्ती का जुनून खत्म नहीं हुआ था। वो काम करने के दौरान ही ओलंपिक में रेसलिंग मैच देख रहे थे, जहां कोई भी ढंग का प्लेयर भारत के तरफ से नहीं खेल रहा था। महावीर जी को लगता है कि इस तरह तो वो मेडल कभी नहीं जीतने वाले। तभी एक विद्युत विभाग का एक नया बंदा महावीर जी को कहता है कि बस मुंह चलाने से तो वैसे भी देश मेडल नहीं जीतने वाला। महावीर जी को लगता है कि ये बंदा नया है तो इसे जाने देना चाहिए, पर वो अभी भी महावीर जी को पोक कर रहा था कि अगर यहाँ खड़ा होता तो वो बता देता कि मेडल कैसे लाई जाती है। बस महावीर जी तो थे ही गर्म मिजाज के, तो वो कहते हैं कि अखाड़े की क्या जरूरत है, यही हो जाए फैसला, यही हो जाए दो हाथ। और अब फील्डिंग लगाई जाती है और ऑफिस में ही दंगल का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाता है। और ज्यादा समय भी नहीं लगता महावीर जी को उसे चित करने में। उसे अभी भी घमंड था कि अगले में दम तो है, क्योंकि उसने स्टेट चैंपियन को जो हराया था। पर महावीर जी का कहना था कि ऐसे दिल छोटा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो खुद नेशनल खेल चुका है और उस नेशनल को जीता भी है। अब थोड़ा पास्ट की तरफ चलते हैं, जहां महावीर जी जवानी से ही देश के लिए गोल्ड जीतना चाहते थे और उन्होंने नेशनल भी क्लियर कर लिया था। पर उनकी फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। और देश को मेडल तो चाहिए था, पर प्लेयर्स को वो फंड भी नहीं कर सकते थे। मजबूर होकर महावीर जी ने पहलवानी छोड़ दी थी और आम नौकरी पकड़ ली थी। पर उनका इंटरेस्ट दंगल से खत्म नहीं हुआ था। वो अभी भी गाँव के दंगलों में जाते, अखाड़ों के लोगों में उनकी इज्जत अभी भी बनी हुई थी। आखिर बंदे ने नेशनल क्लियर किया था। यहाँ हम दया जी को देखते हैं, जो महावीर जी की वाइफ थी। महावीर जी का सपना गोल्ड लाने का था, तो वो तो पूरा नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि जो वो ना कर सके उनका बेटा करके दिखाएगा। पर उनका पहला बच्चा ही बेटी होती है, और ये ओमकार था, जो महावीर जी के छोटे भाई का लड़का था। अब और क्या था, गांव के लोग नुस्खे पे नुस्खे देते, जैसे कोई कहता कि काले गाय को सफेद तिल के लड्डू बाजरे की रोटी में लपेट के खिला दो, या एक मंत्र उच्चारण करो और लड़का पाओ, या फिर रविवार को ही सिर्फ प्रयास करो, ऐसे तो पक्का ही लड़का ही होगा। और अब परिणाम की घड़ी आ चुकी थी। पूरा गांव जमा था लड़का होने का क्रेडिट लेने के लिए, पर दूसरा बच्चा भी लड़की ही होती है। और अगले ही दिन वो गांव के लोग अपनी बातों से पलट जाते हैं कि काले गाय की जगह सफेद गाय को खिला दी होगी, या मंत्र उच्चारण गलत कर लिया होगा। पर महावीर जी अभी भी होप लगाए हुए थे कि तीसरा तो लड़का ही होगा, पर तीसरी भी लड़की ही होती है, और चौथी भी। महावीर जी को लगता है कि अब उन्हें गोल्ड लाने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए, और वो अपने सभी पुरस्कार को उस दीवार से हटा देते हैं जहां वो कभी इंटरनेशनल गोल्ड लगाना चाहते थे। अगले दिन से महावीर जी भी अपना ध्यान कुश्ती से पूरी तरीके से हटा चुके थे। ना तो वो कुश्ती देखने जाते और ना ही किसी के बुलाने पर रुकते। पर एक दिन मोहल्ले की एक फैमिली अपने 2 बच्चों के साथ कंप्लेन लेकर आती है, क्योंकि उन्हें काफी बुरे तरीके से पीट दिया गया था। महावीर जी को लगता है कि ये ओमकार ने किया होगा, पर नहीं, ये महावीर जी की 2 बड़ी बेटी गीता और बबीता ने किया था। एक पल को तो महावीर जी भी शौक में आ जाते हैं। लड़की होकर उन्होंने लड़कों को पीट दिया, वो भी इतनी गंदी तरीके से। तो पहले तो वो परिवार से माफी मांग उनको यहाँ से जाने को कहते हैं, और अब वो गीता बबीता से पूछते हैं कि उन्होंने उन्हें कैसे पीटा। तो फिर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ओमकार तो था ही, और उसी पर एक्सपेरिमेंट करते हुए गीता और बबीता बताती है कि पहले तो गीता को उन्होंने कुतिया बोला तो वो चुप रही। फिर जब उन्होंने बबीता को कमीनी कहने लग रहे थे तो फिर गीता शांत ना रह सकी। तो पहले तो गीता ने उसके हाथ मरोड़े, फिर बबीता ने उनके बालों को पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। और अब शायद महावीर जी के दिमाग में कुछ आइडिया आ चुका था, और वो दया को बताते हैं कि जो सपना वो लड़कों से पूरा करने की उम्मीद कर रहे थे, अब वो गीता और बबीता करेंगी। पर दया को ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें गाँव वालों का टेंशन था कि गाँव वाले क्या सोचेंगे और इनसे शादी कौन करेगा, क्योंकि ये वो दौर था जब लड़की 13 से 14 साल की हो जाती थी तो हरियाणा में शादी करा दिया जाता था। पर महावीर जी का ये
यकीन था कि जिस दिन ये सक्सेस पालें उस दिन लड़के इन्हें देखने नहीं आएंगे बल्कि ये लड़कों को देखने जाएगी। और महावीर जी दया से सिर्फ 1 साल का समय मांगते हैं और दया भी मान जाती है। और अब अगली सुबह से रोज 5 बजे ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। सबसे पहले तो महावीर जी उनको दबाकर पानी पूरी खिलाते हैं क्योंकि ये उनकी लाइफ की आखिरी पानी पूरी होने वाली थी। ट्रेनिंग के पहले दिन से ही उनकी हालत खराब होने लग रही थी और वो कारण बनाते हैं कि तलवार में भागा नहीं जाता। और अब क्या था, ओमकार के कपड़ों को काट कर हाफ पैंट बना दिया जाता है और पूरी डिसिप्लिन के साथ इनकी टॉर्चर, मेरा मतलब उनका ट्रेनिंग शुरू कर दिया जाता है। बेचारी दूसरों को बस पानी पूरी खाते हुए देख सकती थी पर खा नहीं सकती थी। ओमकार तो इनकी हालत को देख बड़ा हंस रहा था पर इसकी भी फील्डिंग लगने वाली थी, पर अभी नहीं, आगे। शायद अखाड़े की ट्रेनिंग की शुरुआत करने के लिए सही समय आ चुका था, पर कोई भी अखाड़ा लड़कियों को कुश्ती नहीं सिखाना चाहता था। पर महावीर जी रुकने वाले थोड़ी थे। वो अपने खेत में ही अखाड़ा तैयार कर गीता और बबीता का ट्रेनिंग शुरू करने वाले थे। पर लड़की को लड़की से ही लड़ाने से ताकत का पता नहीं चल पा रहा था, जिस कारण वो ओमकार को भी इसमें शामिल करना चाहते थे। अब महावीर जी तो बड़े भाई थे तो ओमकार के पिता उन्हें मना तो नहीं कर सकते थे, जिस कारण ओमकार को भी 5 बजे से इन्हें ज्वाइन करना पड़ता है। अब लड़ाई का वक्त आ चुका था। ओमकार तो उन्हें बुरे तरीके से गिरा देता है और बेचारियों की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब महावीर जी आखिर तो बाप भी थे। एक समय को तो वो ट्रेनर बनकर उनकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं या पानी में फेंक सकते हैं, पर अगले ही पल में उन्हें बाप का फर्ज भी याद आता है और वो उनकी पैर भी दबाया करते थे। पर लड़ाई में हमेशा जब ओमकार उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता, वो आराम से नीचे गिर जाती हैं। वो बचने का प्रयास भी नहीं करती। अगर वो दाएं तरफ से हमला करता तो इन्हें दाएं तरफ से डिफेंसिव तो होना चाहिए, पर शायद वो थोड़ा कमजोर थी, जिस कारण अब महावीर जी गीता बबीता के लिए नॉनवेज लाने का सोचते हैं। दया तो नॉनवेज के सख्त खिलाफ थी क्योंकि उनके घर में आज तक नॉनवेज बना ही नहीं था, पर महावीर जी ने जिद पकड़ी हुई थी कि गीता बबीता को इस काबिल बनाना है कि वो देश के लिए एक दिन गोल्ड लेकर जरूर आएंगे। पर घर में खाने के लिए ढंग से पैसा नहीं हो पाता था तो नॉनवेज कहाँ से आने वाला था, और नॉनवेज 100 रुपए की थी और महावीर जी उसे 20 में मांग रहे थे। पर उनके पास एक ऑफर भी था, अगर कल के दिन गीता बबीता फेमस हो जाते हैं तो शॉप ओनर के पास ये कहने को होगा कि गीता बबीता यहाँ से नॉनवेज खरीदती हैं, और वो मान भी जाता है। पर अब मुर्गा बनाए कौन, किसी को भी नॉनवेज बनाना आता ही नहीं था। अब काम में आती है खाना खजाना की बुक। उस समय ये काफी ज्यादा फेमस बुक हुआ करती थी। अब गांव में धीरे धीरे ये न्यूज फैल रही थी कि महावीर जी अपने बच्चों को छोटे छोटे कपड़े पहनवा कर कुश्ती सिखा रहा है, और स्कूल में भी उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ रहा था, जिस कारण दोनों उसी रात तय करते हैं कि वो अपने पिता से कंप्लेन करेंगे कि अब ट्रेनिंग उनसे नहीं हो पा रही है क्योंकि अखाड़े की मिट्टी उनके बालों को खराब कर रही है और उनके बालों में जूं तक लग जा रही थी। आपको क्या लगता है महावीर जी इनकी ट्रेनिंग रोक देंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके बालों को ही काट दिया जाता है और बेचारियों की एक भी नहीं सुनी जाती। अब इन्हें इसी हालत में स्कूल जाना पड़ता है। गांव वालों की हंसी सुननी पड़ती है और अब शायद थोड़ा ज्यादा हो गया था, जिसे अब गीता बबीता बिल्कुल नहीं सहने वाली थी। अगली सुबह से वो एक से बढ़कर एक तरीका लगाती है ट्रेनिंग ना करने की, जैसे वो कभी अलार्म की टाइमिंग चेंज कर देती है या फिर अखाड़े के बल्ब को फ्यूज कर देती है या फिर ओमकार से जानबूझकर हार जाती है। और अब ओमकार भी सोच रहा था कि इतनी ताकत वो भी उसके अंदर, पर आखिर में महावीर जी तो बाप थे, उन्हें सब पता चल रहा था पर वो बताते नहीं थे। उसी रात गीता बबीता की सहेली सलोनी की मेहंदी थी, जहां दोनों बहनें जाना चाहती थी पर अपने पिता से छिपकर, क्योंकि उन्होंने कारण बनाया था कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो ट्रेनिंग नहीं कर सकती है, जिसमें उनकी माँ उनको तैयार करने में मदद करती है। और अब शायद वो दोनों लड़कियों जैसी दिख रही थी। और मेहंदी के प्रोग्राम में दोनों बहनें और ओमकार बड़ा मन भर कर डांस करते हैं, पर तभी महावीर जी यहाँ आ जाते हैं और उन्हें दिख जाता है कि गीता बबीता ट्रेनिंग छोड़ क्या कर रही हैं। वो उन्हें तो मार नहीं सकते थे, जिस कारण उनका गुस्सा ओमकार पर निकल जाता है। पहले तो दोनों बहनों को अपने पिता के इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आता है और शायद शर्म भी, यहाँ तक कि उनका मानना यह था कि ऐसा बाप भगवान किसी को ना दे। पर सलोनी का कहना था कि आखिर में वो उनका बाप है, कम से कम उनके बारे में सोच तो रहा है। वो ऐसा इसीलिए तो कर रहा है ताकि कल को दोनों कामयाब बन जाए, जीवन में कुछ कर जाए। ऐसा तो नहीं है कि 14 साल की उम्र तक चूल्हा चौकी सिखाई और 14 के बाद किसी ऐसे लड़के को सौंप दिया जिसे वो जानती तक नहीं है, और किस्मत खराब रही तो वो लड़के की जगह आदमी को भी सौंप देते हैं। और अब जाकर उन्हें समझ आता है कि हाँ, उसका बाप उनके लिए कुछ तो कर रहा है। और अगले ही दिन से ट्रेनिंग में पावर दुगनी लगने वाली थी। समय से पहले उठ जाना, अखाड़े पहुंच जाना, दूध पीना, यहाँ तक कि चलते क्लास में भी ट्रेनिंग चल रही थी।
और अब तो ओमकार की भी हालत खराब होने वाली थी, क्योंकि गीता कुश्ती में काफी ज्यादा कुछ सीख चुकी थी। अगली सुबह तो बबीता भी ओमकार से लड़ना चाहती थी, पर कल की सुबह वो रोहतांग जाने वाले थे कुश्ती के लिए, जहां गीता लड़ने वाली थी लड़कों से। पर नाम रजिस्टर करवाने के दौरान उनका नाम नहीं लिखा जा रहा था। ऑर्गेनाइजरों का कहना था कि अगर वो लड़कियों को यहाँ कुश्ती करने देंगे तो उनको पाप लगेगा, उन्हें तो चूल्हा चौकी करना चाहिए। महावीर जी तो उन्हें यही शांत कर देते, पर दूसरों के कहने पर उन्हें यहाँ से जाना ही सही लगता है। पर उस ऑर्गेनाइजर के पार्टनर का कहना था कि हम 5 साल से कुश्ती करा रहे हैं और भीड़ तो मुट्ठी भर ही जुट पाती है, और अगर इस बार कोई लड़की कुश्ती करे तो पूरा गांव देखने आएगा। ये स्ट्रेटेजी उसे भी सही लगती है और महावीर जी को बुलाकर उनका नाम नोट कर लिया जाता है और कुश्ती से पहले इस बात का पूरा प्रचार गाँव में किया जाता है। और देखते ही देखते इतनी भीड़ जुट जाती है कि उन्हें संभालना भी मुश्किल हो रहा था। शायद दूसरे गाँव के भी बंदे इन्हें देखने आए थे और काफी गलत कमेंट पास किए जा रहे थे, जो यहाँ बताना सही नहीं होगा। खैर, गीता तो बड़ा फोकस थी, अब लड़ाई का वक्त आ चुका था। गीता को ऑप्शन दिया जाता है कि वो किसके साथ कुश्ती करना चाहती है। गीता उन चारों में से सबसे एक्सपीरियंस बंदे को चुनती है। ऑर्गेनाइजर महावीर जी को अभी भी रुकने के लिए कहते हैं, पर गीता को पता था कि वो क्या कर रही है और अब रेसलिंग शुरू होने वाली थी। पहले तो गीता बड़ा स्ट्रगल और बड़ा पुश कर करके खेलती है और वो लड़का भी समझ जाता है कि इसे लड़की समझकर खेलना बेवकूफी होगा, और गीता भी कई पैतरे दिखाती है। इस बात से तो वो लड़का भी बड़ा अग्रेसिव हो जाता है। गीता तो बचने का ट्राई करती है, पर वो गलती से उसके लॉक में फंस जाती है और आखिर में वो लड़का जीत जाता है और गीता हार जाती है। पर भले ही जीत की राशि 20 रुपए की थी, पर गीता के इस जज्बे के लिए उसे 50 रुपए का इनाम दिया जाता है, जिसे वो अपने पिता को सौंप देती है। महावीर जी गीता के हारने से दुखी तो नहीं थे, बल्कि उसके लड़ने के तरीके से वो बड़ा खुश थे। पर इस हार के बाद गीता को नींद तक नहीं आ रही थी और वो अपने पिता से अगली लड़ाई के लिए चलने के लिए कहती है। और इस लड़ाई में गीता एक तरफा उस लड़के को हराती है और ये देखने लायक था। और अब गीता एक फिर 2 न जाने कितने मैचेस जीतने लगी थी। और अब गीता ने तो रोहतांग का भी बदला ले लिया था, वो भी उसी के अंदाज में। और अब गांव में इनकी चर्चा शुरू हो चुकी थी, काफी इज्जत मिलने लगी थी, यहाँ तक कि कई अखाड़ों के लड़के गीता से लड़ने से डर रहे थे। ऐसा करते करते गीता ने 15,150 रुपए कमा लिए थे और स्कूल में भी गीता के बड़े चर्चे हो रहे थे। पर अब बारी थी सब जूनियर लेवल की, यानी कि कॉम्पिटिटिव खेलने की। महावीर जी तो गीता की ट्रेनिंग के लिए 2 महीने की छुट्टी चाहते थे, पर विभाग का सीनियर का कहना था कि लड़की की शादी होती तो भले उसे छुट्टी दे देते, पर रेसलिंग ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल नहीं। अब होना क्या था, महावीर जी नौकरी ही छोड़ देते हैं, पर मैच के लिए फंड की जरूरत थी, जिस कारण वो अपने राज्य के स्पोर्ट्स कोटे के नाम पर फंड मांगने जाते हैं। पर आपको भी पता है कि वहाँ क्या ही हो सकता है। शाम को 2 पैग लगाने के बाद दिमाग खुलता है कि मैट, जो सिंथेटिक गद्दे होते हैं जिस पर ट्रेनिंग होती है, वो लाने की क्या ही जरूरत। मतलब गद्दे तो गद्दे होते हैं। और अगली सुबह गद्दों का इंतजाम किया जाता है और ट्रेनिंग होने वाली थी मैट यानी कि पॉइंट्स वाली, जहाँ माटी वाले और मैट वाले कुश्ती में बड़ा फर्क होता है। मैट वाले कुश्ती में पॉइंट्स 1, 2, 3 या फिर 5 के रूप में मिलता है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ओमकार तो था ही, अगर आपने सामने वालों को पीछे से पकड़ के घुटने के बल गिरा दिया तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और ग्राउंड पोजीशन में सामने वाले को आपने पकड़ के पीठ मैट की तरफ घुमा दिया तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। महावीर जी ऐसा करने के 3 तरीके दिखाते हैं। इसके अलावा भी तरीके बनाए जा सकते हैं, वो प्लेयर के मानसिकता पर निर्भर करता है। और अगर आपने खड़े खड़े सामने वाले को पीठ के बाहर गिरा दिया तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके भी कई सारे तरीके थे और 5 पॉइंट हासिल करना बड़ा मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं। अगर आपने सामने वाले को पीछे आकर कमर से पकड़ के हवा में आर्क बनाते हुए इंद्रधनुष की तरह नीचे गिरा दिया तो आपको 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और असली मैच कुछ इस तरह दिखता था, जो गीता का सपना बन चुका था। लड़ना उन्हें पीले एरिया में था, जहाँ रेड जोन लक्ष्मण रेखा की तरह थी। अगर उसके बाहर गए तो आप पॉइंट दे दोगे। मैच 3 राउंड का होने वाला था, जिसमें हर एक राउंड 2-2 मिनट का होने वाला था। अब सब जूनियर लेवल की कंपटीशन की बारी आ चुकी थी। गीता अंडरवेट थी, पर महावीर जी को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। और मैच में भी गीता अगले को 1 पॉइंट तक नहीं देती, और देती भी कैसे, अपने से ज्यादा वेट वाले लड़कों को हराया था तो ये कहाँ से टिकने वाली थी। और बड़े आराम से गीता फर्स्ट आ जाती है और सब जूनियर के बाद जूनियर का टाइम भी आ चुका था। इनका भी वही हाल होता है जो कि बाकियों का हुआ था, और गीता के कारण तो वो पोल्ट्री फार्म भी काफी फेमस हो चुकी थी। और देखते ही देखते गीता बड़ी हो चुकी थी। अब उसके रास्ते बहुत से खुल चुके थे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे भी। अब इनके सामने नेशनल्स, जहां जीतने के बाद गीता NSA यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जाएगी, जहां उसे अपने पिता को छोड़ना होगा और नए कोच से मिलना होगा। और कई इंटरनेशनल फाइट्स गीता का इंतजार कर रही थी, पर बहुत कुछ घटने वाला है जो आपने सोची ना होगी। तो ये दंगल मूवी के वॉइस ओवर के फर्स्ट
पार्ट है जहां हमने छोटी गीता और बबीता की कहानी को देखा। इसके सेकंड पार्ट में हम बड़ी गीता बबीता यानी कि एडल्ट गीता बबीता की कहानी को देखेंगे और कई सारे मोड़ हैं जो गीता को काफी रोलर कोस्टर राइड जैसा एक्सपीरियंस देने वाली हैं। तो मेरी बात मानो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे अगला पार्ट छूट ना पाए। और स्टोरी, वॉइस ओवर और एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लग रही है वो बताना ना भूलना। और अगर पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक करना। और मिलते हैं दंगल के सेकेंड पार्ट के वॉइस ओवर में। तब तक के लिए टिल देन शुभ रात्रि।